नाइट ड्यूटी पे जाती हूँ, पापा को हमेशा कॉल करती हूँ कि पापा जी मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, और मेरे पापा को होता है चलो ठीक है अब तो हॉस्पिटल पहुंच गई, अब सेफ है। तो क्या अब रात भर मेरे बाप को जाग के रहना चाहिए इस टेंशन में कि पता नहीं आज हॉस्पिटल ड्यूटी करने गई है, दूसरों को बचाने गई है, हमारा बच्चा जिंदा बच के आएगा कि नहीं आएगा। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। एंड आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग, हॉरिफाइंग एंड हार्ट ब्रेकिंग है। ये केस अभी चल ही रहा है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। काफ़ी सारे नए एविडेंस निकल कर आए हैं, काफ़ी सारे एविडेंस छुपाने की कोशिश की जा रही है एंड काफ़ी ज़्यादा अलग डायरेक्शन में इस केस को ले जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि ये केस बेसिकली है क्या, नए एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए, एंड क्या क्या साजिशें की जा रही हैं इस केस को छुपाने की या फिर इस केस के ये जो एविडेंस हैं उनको मिटाने की। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 8 अगस्त 2024 को रात के 11 बजे एक माँ अपनी बेटी को कॉल करती है। उनकी बेटी आरजिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर थी एंड आज अपनी 36 आवर्स की ड्यूटी पर थी। माँ अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वो ठीक से हॉस्पिटल पहुंच गई एंड उन्होंने खाना वाना खाया या नहीं, जिस पर कि वो डॉक्टर रिप्लाई करती हैं कि अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है एंड अभी वो राउंड पर जा रही हैं। वो अपनी मम्मी से कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड सही से हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, तो आप और पापा आराम से सो जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अपनी माँ से ये कहने के बाद वो फीमेल डॉक्टर अपने राउंड पर निकलती हैं, बेसिकली पेशेंट्स वगैरह को देखने के लिए कि उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। ये करने के बाद वो सुबह के 2 बजे के अराउंड फ्री होती हैं, जिसके बाद वो अपने जूनियर्स के साथ डिनर भी करती हैं। इस टाइम तक वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो वो सोचती हैं कि सेमिनार रूम में जाकर थोड़ा सा रेस्ट ले लें एंड वो सेमिनार रूम में चली जाती हैं। वहाँ पर जाकर वो आराम करने के लिए लेट जाती हैं एंड मे बी उनकी आँख वाँख लग गई होगी। एंड कहा तो ये जा रहा है कि इस पूरे हॉस्पिटल में कोई CCTV नहीं थे, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, बिकॉज इस मैप में तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 2 CCTV कैमरास हैं। एक सेमिनार रूम के कॉरिडोर में है एंड दूसरा कैमरा है इस गेट पर, गेट की बेसिकली एंट्रेंस पर। अब होता यह है कि जिस टाइम पर वो फीमेल डॉक्टर वहाँ पर रेस्ट कर रही थी सेमिनार रूम में, उसके 2 घंटे बाद यानी कि 4 बजे सुबह के एक आदमी उसी सेमिनार रूम में जाता हुआ दिखाई देता है कैमरे में। इस आदमी के गले में एक ब्लूटूथ स्पीकर भी डला हुआ था एंड जब कुछ टाइम बाद यह आदमी सेमिनार रूम से बाहर आता है तो इसके गले में वो ब्लूटूथ नहीं था। अब अगले दिन 9 अगस्त को सुबह के 7:30 बजे एक स्टूडेंट उसी सेमिनार रूम में जाता है। सेमिनार रूम में जाता है तो वो अपने सामने एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर देखता है, क्योंकि सेमिनार रूम में उसके सामने उन्हीं फीमेल डॉक्टर की हाफ नेकेड डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वही देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड चिल्लाते हुए वहाँ के पूरे स्टाफ वगैरह को बुलाता है एंड स्टाफ भी उनकी डेड बॉडी को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, बिकॉज उनकी पूरी बॉडी पर हर जगह पर चोटों के एंड ज़ख्मों के निशान थे। अब जैसे ही ये खबर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष तक पहुंचाई गई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पास करा। उनका कहना था कि इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ। मतलब वो अपने वर्क प्लेस पर हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं एंड अपनी इतनी 36 आवर्स की ड्यूटी पर हैं, तो वो क्या करें, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जब वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं तो अपने पेरेंट्स को लेकर घूमें। एंड जब इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद 10:30 बजे के अराउंड इस प्रिंसिपल ने जो फीमेल डॉक्टर थी जिनकी डेथ हुई थी उनके पेरेंट्स को कॉल करवाया एंड उनसे ये कहा गया कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी बीमार हो गई है। दोनों पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि कल रात ही तो उन्होंने अपनी बेटी से बात करी थी एंड वो तब तो बिल्कुल ठीक थी एंड वो हॉस्पिटल में थी, तो ये अचानक से उसे क्या हो गया। उन्होंने एक के बाद एक काफ़ी सारी कॉल्स मिलाई, काफ़ी सारे लोगों से बात करने की कोशिश करी कि उनकी बेटी को क्या हो गया है, लेकिन किसी ने उन्हें रिप्लाई तक नहीं दिया। और इसके बाद जब कॉल उठाया गया तो ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। ये सुनकर दोनों ही पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उनका मन हमारा कैसा होगा हम तो सोच भी नहीं सकते। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकले, अपने पड़ोसी के पास गए, उनको ये सब बातें बताई एंड अपने पड़ोसियों को लेकर वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। दोनों पेरेंट्स अपने कुछ पड़ोसियों के साथ हॉस्पिटल तक पहुँचे तो 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी को देखने ही नहीं दिया गया।
घंटे तक खड़े रहने के बाद माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। पता नहीं पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी जो 3 घंटे तक एक माँ बाप को, जिनको ये बताया गया है कि उनकी बेटी ने अचानक से सुसाइड कर लिया है, कल रात उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है, उन पेरेंट्स को अपनी बेटी से 3 घंटे तक मिलने ही नहीं दिया गया। 3 घंटे बाद दोनों पेरेंट्स को सेमिनार रूम में लेकर जाया गया, जहां पर उनके सामने उनकी डेड डॉटर की फुली नेकेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि इन फीमेल डॉक्टर का इन्हीं के हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करा गया था, एंड इतना ज़्यादा ब्रूटली करा गया था कि उनकी लेग्स 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी हुई थी, उनका पेल्विक कर्डल टूटा हुआ था, एंड उनके जो चश्मा था उसका शीशा उनकी आंखों में घुसा हुआ था, उनकी आंखों से खून निकल रहा था। इसके अलावा उनकी बॉडी पर कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जो छोड़ी गई हो, हर जगह पर चोट और जख्मों के निशान थे, जैसे कि इनको ब्रूटली टॉर्चर करा गया हो। अब इस केस में पुलिस ने इतनी ज़्यादा लापरवाही करी थी कि उनके पहुँचने से पहले क्राइम सीन को सील भी नहीं करा गया था, एंड ये बेसिकली इसलिए करा जाता है ताकि जो एविडेंस है उस क्राइम सीन पर, उस डेड बॉडी के आसपास, वो मिट ना जाएं। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं करा गया था। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, लोग भीड़ बनाए हुए खड़े थे। पुलिस आती है एंड तब जाकर इस क्राइम सीन को सील करा जाता है। वहाँ पर पुलिस को डेड बॉडी के पास ही एक ब्लूटूथ दिखता है, एंड वो ब्लूटूथ अपने पास रख लेते हैं। कैमरे में देखकर 2-3 बंदों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं एज अ सस्पेक्ट, और उसके बाद ये लोग ब्लूटूथ से जो सस्पेक्ट्स हैं उनके फ़ोन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली जितने भी ये सस्पेक्ट्स थे उनमें से एक इंसान के फ़ोन से ये ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो जाता है। इस इंसान का नाम था संजय रॉय। अब इसको इन्होंने पकड़ा, एंड इवन पुलिस ने ये भी बोला कि जब उन्होंने थोड़ी सी सख्ती करी संजय रॉय के साथ, तो संजय रॉय ने ये सब कबूल भी कर लिया। उसने मान लिया कि उसने इन फीमेल डॉक्टर को इतनी बेरहमी से मारा है एंड उनका रेप करा है। उसने कबूल तो ये करा ही करा, एंड उसके अलावा ये भी बोला कि आप मुझे फांसी की सज़ा भी दे दीजिए। अब ये संजय रॉय कल्प्रिट है या नहीं है ये अभी हमें पता भी नहीं है, एंड इसके बारे में अभी मैं थोड़ी सी बात आगे और करूँगा, लेकिन पहले हम इस संजय रॉय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा संजय रॉय के बारे में बताऊं तो संजय रॉय बेसिकली एक सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर का काम होता है बेसिकली पुलिस की हेल्प करना, एंड ये पुलिस नहीं होते हैं। इनका काम होता है पुलिस की हेल्प करना। इनका बेसिकली काम होता है हॉस्पिटल्स में, ट्रैफिक एरियाज़ में, ट्रैफिक लाइट वगैरह वाले एरियाज़ में। अब क्योंकि ये एक सिविक वॉलंटियर था तो इसका हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट में जाना अलाउड था, ये कहीं भी जा सकता था। संजय रॉय के पड़ोसियों का भी ये कहना है कि संजय रॉय बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, एंड वो अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को यही बताता था कि वो सिविक वॉलंटियर नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो उन लोगों को ये बताकर उन्हें डरा कर रखता था, एंड इवन दलाली भी करता था। मतलब ये कह कर कि मैं तुम्हें ये पोस्ट दिला दूंगा क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, उनसे पैसे भी ठगा करता था। संजय रॉय की 4 शादियां भी हो चुकी थी, जिसमें से 3 जो उसकी वाइफ्स थी वो उसके अब्यूसिव बिहेवियर को देखकर उसे छोड़कर चली गई थी, एंड जो चौथी वाइफ थी उनकी कैंसर की वजह से कुछ ही टाइम पहले डेथ हो गई थी। अब पुलिस ने तो ये सारी बातें बता कर के संजय रॉय बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, एंड उसका हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था, उसका हर डिपार्टमेंट में जाना अलाउड था, एंड उसकी रेप्यूटेशन भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी उसके आसपास के लोगों में। ये सारी बातें बताकर पुलिस ने यही कहा कि संजय रॉय ने ही एक फीमेल डॉक्टर का इतनी बुरी तरह से रेप करा एंड उनको जान से मार दिया। अब पुलिस ने तो पूरी कोशिश करी कि यही सब बातें बता कर के संजय रॉय ने खुद कबूल कर लिया है, उसने ये सब करा था, इस केस को बंद कर दिया जाए, इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी एंड अपनी आवाज़ उठाई। उन डॉक्टर्स ने बताया कि जो फीमेल डॉक्टर थी जिनकी डेथ हुई है, उनकी बॉडी में जितना सीमन मिला है वो एक इंसान के लिए निकालना नामुमकिन है। उनकी बॉडी में 150 के अराउंड सीमन मिला था, जबकि एक नॉर्मल इंसान 15 के अराउंड ही सीमन प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बात साफ थी कि यहाँ पर ये कोई एक इंसान नहीं था जिसने उन फीमेल डॉक्टर के साथ ये सब करा था। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि उन फीमेल डॉक्टर का पेल्विक कर्डल भी टूटा हुआ था। इस पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि सिर्फ एक इंसान ये काम नहीं कर सकता। पेल्विक गर्डल को तोड़ना इतना आसान नहीं है कि सिर्फ एक इंसान ही उसको तोड़ दे आराम से। एंड इवन संजय रॉय तो नशे में था, नशे में ये काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सिर्फ एक इंसान के लिए। और तुम खुद ही सोचो कि संजय रॉय जो कि नशे में है वो सेमिनार रूम में आता है, और ऑब्वियसली डॉक्टर तो बस आराम ही कर रही थी वहाँ पर। तो जब उन्हें ये महसूस हुआ होगा कि सेमिनार रूम में उनके अलावा कोई और भी है जो कि खुद को उनके ऊपर फोर्स कर रहा है, तो उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में भी हाथ पैर चलाए होंगे या इवन वो चिल्लाई होंगी। तो फिर क्यों उनकी चिल्लाने की आवाज़ किसी और को नहीं सुनाई दी हॉस्पिटल में?
मतलब हॉस्पिटल में तो जनरली वैसे भी काफ़ी ज़्यादा शांति रहती है एंड ये तो रात का टाइम था जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं एंड डॉक्टर्स वगैरह इधर से उधर राउंड वगैरह ले रहे होते हैं, तो क्यों उनके चिल्लाने की आवाज़ किसी को नहीं आई? इसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है कि उनको चिल्लाने ही नहीं दिया गया, उनको चिल्लाने का मौका ही नहीं दिया गया होगा। अब इस पर तुम ये भी सोचो कि संजय रॉय जो कि खुद को उनके ऊपर फोर्स कर रहा है, वो जो सेल्फ डिफेंस कर रही हैं उनको भी रोक रहा है एंड उसके बाद उनका मुंह भी बंद कर रहा है ताकि वो चिल्ला ना पाए। क्या एक इंसान जो कि नशे में है वो इतना सब कुछ कर सकता है? ये सारी बातें एक ही ओर इशारा कर रही थी कि उस रूम में, सेमिनार रूम में, उन फीमेल डॉक्टर के अलावा, संजय रॉय के अलावा एक और कोई इंसान था या फिर इवन 2-3 और लोग थे जो कि उन फीमेल डॉक्टर को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। इसके ऊपर से लोगों ने ये भी नोटिस करा कि ये जो केस था ट्रांसफ़र करा गया था कोलकाता के चीफ कमिश्नर विनीत गोयल को। एंड अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो विनीत गोयल को 2013 के कामदुनी गैंग रेप केस में भी उनकी लापरवाही एंड कल्प्रिट के साथ पर्सनल रिलेशंस के लिए अक्यूज करा गया था। Because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. Same modus operandi by this Vineet Goyal. But he needs to... ये सारी बातें बाहर आने के बाद लोगों में आउटरीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली डॉक्टर्स में एंड उनमें भी फीमेल डॉक्टर्स में। हुआ क्या कि काफ़ी सारी प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गई, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स वगैरह को बंद कर दिया गया एंड सारे लोग कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट करने लग गए। एंड ये सब होता हुआ देखकर हॉस्पिटल में अचानक से एक रात में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। जब आसपास के लोगों ने ये नोटिस करा तो वो फ़ौरन से हॉस्पिटल में चले गए एंड जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ की रिकॉर्डिंग करने लगे अपने कैमरा से। সেমিনার রুমের সামনে এখানে কলকাতা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে এবং যে প্লেস অফ অকারেন্স পিও তার সামনে এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এবং যখন আমরা রিপাবলিক বাংলা এসে পৌঁছই সেই সময় পুলিশ কর্মীরা তারা এখানে প্রশ্ন তোলেন যে আমরা কেন এখানে এবং বারবার যে প্রশ্নটা হচ্ছে একাধিক জায়গায় एंड थैंकफुली इस कंस्ट्रक्शन को वहीं पर फ़ौरन रुकवा भी दिया गया। लेकिन एविडेंस मिटाने की जल्दी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ दिनों बाद एक गुंडों के मॉब को भेजकर वहां पर तोड़फोड़ करवा दी जाती है। हॉस्पिटल में एक बहुत ही बड़ा गुंडों का मॉब आकर सबको पीटने लग जाता है, वहां पर डराने लग जाता है, धमकाने लग जाता है। लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी लोग अभी भी प्रोटेस्ट पर अड़े हुए हैं। फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से सीबीआई इस केस को अप्रोच करती है, कहाँ पर एविडेंस वगैरह ढूंढती है एंड क्या वो सक्सेसफुल होती है इन सारे कल्प्रिट्स को पकड़ने में। अब एट द एंड में तुम्हें इस केस से रिलेटेड कुछ थ्योरीज वगैरह बताना चाहूँगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली सच हो सकती हैं। काफ़ी सारी इस केस से रिलेटेड चीज़ें अब बाहर निकल कर आ रही हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं एंड काफ़ी सारे डॉक्टर्स वगैरह भी सबके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस पूरे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा सेक्स एंड ड्रग रैकेट चल रहा था जिसमें कि इस पूरे हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, इंटर्न्स एंड पीजीटी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं वो सब कनेक्टेड थे। और जब ये जो फीमेल डॉक्टर थी जिनके बारे में आज हमने बात करी उनको इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने इन सब लोगों को ये धमकी दी कि वो इस सारे सेक्स एंड ड्रग रैकेट के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू सब लोगों को बता देंगी एंड इनको एक्सपोज कर देंगी। को लग रहा था कि इस पूरे रैकेट में सिर्फ और सिर्फ ये सारे इंटर्न्स एंड पीजीटी इन्वॉल्व हैं एंड इसीलिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल के प्रिंसिपल वही संदीप घोष से जाकर इनकी शिकायत भी करी थी। लेकिन उन फीमेल डॉक्टर को ये बात मालूम ही नहीं थी कि ये जो प्रिंसिपल है उनके हॉस्पिटल का वो खुद इस रैकेट में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। इसके बाद से ही ये सारे लोग इन फीमेल डॉक्टर को अलग अलग तरह से टॉर्चर कर रहे थे अभी तक।
इनको बहुत लंबी लंबी आवर्स की ड्यूटीज़ करवाते थे। इन्होंने एक नई कार ली थी, उसको तोड़कर इनको धमकी देने की भी कोशिश करी थी इन लोगों ने। इस सब के बावजूद भी जब वो फीमेल डॉक्टर अपनी बात पर अड़ी रही एंड वो पीछे नहीं हटी, इन लोगों ने एक प्लान बनाया उनको जान से मारने का। एंड जब इन सारे लोगों को ये बात पता चली कि वो फीमेल डॉक्टर उस 8 अगस्त की रात को सेमिनार रूम में अकेली हैं, तो ये सारे लोग वहाँ पर गए एंड उनको बुरी तरह से टॉर्चर कर कर रेप कर कर मार दिया। ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी लोग थे जो उन फीमेल डॉक्टर को टॉर्चर कर रहे थे, उनमें एक फ़ीमेल इंटर्न भी थी। ये जो फीमेल इंटर्न थी इन सारे लोगों के ग्रुप में शामिल थी और इन्हीं ग्रुप में से एक लड़के की गर्लफ्रेंड भी थी। ये जो इंटर्न थी इसकी उन डॉक्टर से सुबह सुबह लड़ाई भी हुई थी किसी चीज़ को लेकर और उसी का बदला ये लेना चाह रही थी। इसी ने उन फीमेल डॉक्टर के हाथ बांधे थे, मुंह बांधा था एंड बाकी जो लड़के थे उनको रेप करने के लिए प्रोत्साहित करा था बेसिकली। इस वीडियो को मैं इस कोट के साथ एंड करना चाहूँगा जो कि मैंने अभी शाश्वत भाई की वीडियो में सुना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बैठता है आज के टाइम पर, कि आज के ज़माने में बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है।